दुनिया का सबसे जीनियस आदमी लियोनार्डो द विंची। अब ऐसा भी क्या था लियोनार्डो में कि सब उसे जीनियस मानते हैं और उसे स्टडी करना चाहते हैं। इवन कि मुकेश अंबानी भी उसकी बायोग्राफी को पढ़ना चाहते हैं। I read non-fiction, so I read 5 or 6 things at one time. So then in non-fiction, I'm reading. There's a great book that's come on Leonardo da Vinci. By Walter Isaacson. By Isaacson. He's my favorite author. तो दोस्तों आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि लियोनार्डो कौन थे और उन्हें इतना स्पेशल क्यों माना जाता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनका थिंकिंग मेथड, उनका सोचने का तरीका कैसा था और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लियोनार्डो 14 अप्रैल 1452 में एक टाउन विंची, इटली में पैदा हुए थे। उनके फादर एक नोटरी थे, जबकि माँ एक कम सोशल स्टेटस की लड़की थी, जिसकी वजह से उनके माँ बाप की कभी शादी नहीं हो पाई। इसीलिए लियोनार्डो को उनके फादर ने ही पाला। अब क्योंकि लियोनार्डो की माँ एक छोटे स्टेटस की लड़की थी, इसलिए लियोनार्डो अपने फादर का सेकंड नेम नहीं ले सकते थे, जिसकी वजह से उनका नाम लियोनार्डो द विंची पड़ गया, यानी विंची का लियोनार्डो। लियोनार्डो को ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं दी गई थी। उनके फादर ने उन्हें अपने कनेक्शंस यूज करके उन्हें एक फेमस फ्लोरेंटीन पेंटर के पास अप्रेंटिस में रख दिया, जिनका नाम था विरेचियो। लियोनार्डो ने विरेचियो से पेंटिंग सीखी और कुछ सालों में वो अपने मास्टर विरेचियो से भी अच्छे हो गए। अब अगर हमें लियोनार्डो की स्किल्स को अच्छे से अप्रिशिएट करना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उनके टाइम में इटली में क्या चल रहा था। उस वक्त साइंस को लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, बल्कि बाइबल की हर चीज को ही ट्रू माना जाता था। बेशक लियोनार्डो सिर्फ बेसिक पढ़ना लिखना ही जानते थे, लेकिन उन्होंने जो भी सीखा खुद की ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग और एक्सपेरिमेंटेशन से सीखा। हम में से कई लोगों को लगता है कि हाँ, वो एक पेंटर थे और उन्होंने मोनालिसा और लास्ट सपर को ड्रॉ किया है, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट थे। पेंटिंग के अलावा लियोनार्डो को स्कल्पचर, आर्किटेक्ट, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एनाटॉमी, जियोलॉजी, बॉटनी और एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत इंटरेस्ट था। वो अपने टाइम के लोगों से बहुत आगे की सोच रखते थे। जब 2 मई 1519 में लियोनार्डो की डेथ हुई, तब तक वो इन सारे सब्जेक्ट्स पर 7000 पेजेस से भी ज्यादा के नोट्स लिख चुके थे, और उनके नोट्स से हमें बहुत लेसन्स मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला लेसन आता है बी क्यूरियस, रिटेन चाइल्ड लाइक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी। ये हर इंटेलिजेंट इंसान की पहली क्वालिटी रहती है कि वो बहुत क्यूरियस होते हैं, वो चीजों को जानना चाहते हैं। इवन आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्यूरियस हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि चीजें काम कैसे करती है। और सेम केस लियोनार्डो द विंची के साथ भी था। वो बहुत क्यूरियस थे। जो भी चीज उन्हें अच्छी लगती थी, वो अपनी नोटबुक में उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार वो क्यूरियस हो गए कि इंसान की फेस की मसल्स कैसे काम करती हैं, और फिर थोड़े टाइम के बाद वो जानना चाहते थे कि इंसान की बॉडी की हर मसल कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारी डेड ह्यूमन बॉडीज को डायसेक्ट भी किया। जब वो पेंटिंग के बारे में क्यूरियस हुए, तो उन्होंने ऑयल पेंट से पेंट करना शुरू कर दिया, जो कि उस वक्त कोई भी नहीं कर रहा था। फिर पेंटिंग को 3D इफेक्ट देना स्टार्ट कर दिया, जो उस वक्त के लोगों के लिए एक जादू से कम नहीं था। जब उन्हें आर्किटेक्चर में क्यूरियोसिटी आई, तो उन्होंने पुल डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। फिर एक टाइम आया जब वो ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जिससे इंसान उड़ सके, और जब वो फ्लाइट को स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने कई बर्ड्स को डायसेक्ट किया और उन्होंने बहुत ही डिटेल में सारी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया। लियोनार्डो मानते थे कि अगर एक बर्ड हवा में उड़ सकता है, तो एक इंसान भी हवा में उड़ सकता है। फ्लाइट पर उन्होंने अलग से नोट्स बनाए और उन नोट्स को नाम दिया कोडेक्स ऑन द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, जिसमें उन्होंने 35,000 वर्ड्स और 500 स्केचेस को यूज करके एयर की प्रॉपर्टीज और विंग डिजाइन को मेंशन किया हुआ है। इवन कि उन्होंने उस वक्त यानी 1400s में फ्लाइंग मशीन के आइडियाज भी दिए। उन्होंने पहले पैराशूट का डिजाइन भी दिया और एक फ्लाइंग मशीन भी डिजाइन करी, जिसको नाम दिया ऑर्निथोकॉप्टर। उस वक्त उन्होंने एयरलिफ्ट का भी कॉन्सेप्ट दे दिया था, यानी कोई विंग्स हवा में तभी लिफ्ट होंगे जब उनकी बॉटम का एयर प्रेशर उसके टॉप एयर प्रेशर से ज्यादा हो। ऑब्वियसली ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज हम एयरप्लेन को उड़ाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन उस वक्त के ड्यूक राजा को इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से लियोनार्डो को इन टॉपिक्स को छोड़ना पड़ा। लेकिन लियोनार्डो ने उस वक्त कहा था कि एक दिन इंसान हवा में मशीन के सहारे जरूर उड़ेगा। बेशक वो मशीन मैं न बनाऊं, लेकिन कोई इसे जरूर बनाएगा। और 450 साल के बाद लियोनार्डो का ये सपना पूरा हुआ, जब 1903 में किटी हॉक में राइट ब्रदर्स ने पहली फ्लाइंग मशीन उड़ा के दिखा दी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सीक नॉलेज फॉर इट्स ओन से। हमें हमेशा कहा गया है कि वही काम करो जिसमें फायदा हो। इवन की 80-20 प्रिंसिपल भी इसी तरफ इशारा करता है कि 80% रिजल्ट 20% चीजों से आते हैं। इसलिए पहले उस 20% के बारे में पता करो और उसे खत्म करो,
और इंडीड मैं भी इसी कॉन्सेप्ट को मानता हूँ, लेकिन लियोनार्डो इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा डिफरेंट सीखते थे। वो चीजों को इसीलिए सीखते थे क्योंकि वो उन्हें पसंद करते थे, ना कि इसीलिए कि उस नॉलेज से उन्हें फ्यूचर में कोई फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक वक्त ऐसा आया जब लियोनार्डो को एनाटॉमी में बहुत इंटरेस्ट आ गया। वो जानना चाहते थे कि कौन सी मसल बॉडी के किस पार्ट को कंट्रोल करती है। वो इस चीज को जानने के लिए इतने ज्यादा क्यूरियस हो गए थे कि उन्होंने 30 से ज्यादा लाशों को डाइसेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। हम इमेजिन कर सकते हैं उनकी क्यूरियोसिटी का लेवल इस बात से कि उस वक्त लाशों को छेड़ना एक बहुत बुरी बात मानी जाती थी, जिसके लिए डेथ पेनल्टी भी हो सकती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने एनाटॉमी की स्टडी को कंटिन्यू रखा। उन्होंने ह्यूमन बॉडी की मसल, नर्व्स और बोन्स को इतनी ज्यादा डिटेल में स्टडी किया कि उनकी एनाटॉमी की हर एक ड्राइंग अपने आप में एक मास्टरपीस है। लियोनार्डो के इन नोट्स को देखिए और इमेजिन कीजिए कि 500 साल पहले कोई आदमी एनाटॉमी को स्टडी कर रहा था। इतना ही नहीं, लास्ट डाइसेक्शन में लियोनार्डो ने ह्यूमन हार्ट को डाइसेक्ट किया और पूरी ऑब्जर्वेशन की कि अगर आर्टरी क्लोज हो जाए तो एक हेल्थ रिस्क दे सकती है। वो क्ले और वैक्स को यूज करके हार्ट के मॉडल्स भी बनाते थे। लियोनार्डो का नेक्स्ट लेसन कहता है रिस्पेक्ट फैक्ट्स। लियोनार्डो ने अपने नोट्स में लिखा था, पहले मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि दुनिया में चीजें कैसे काम करती हैं, और जब मैं इसे एक्सपीरियंस कर लूंगा उसके बाद मैं अपने लॉजिक और रीजनिंग से उसकी थ्योरी बनाऊंगा। यानी पहले वो देखते थे कि फैक्ट क्या है और उसके बाद थ्योरीज को डेवलप करते थे, और इवन की कई बार खुद की थ्योरी को फैक्ट्स के हिसाब से चेंज करते रहते। फॉर एग्जाम्पल, एक बार उनकी थ्योरी थी कि अर्थ में जो स्प्रिंग है वो सेम तरीके से रिप्लेनिश करते हैं जैसे कि ब्लड वेसल्स ह्यूमन बॉडी में, और इसमें थोड़ी सच्चाई भी थी। बट उन्होंने बाद में रियलाइज किया कि ये गलत है और उन्होंने अपने नोट्स में सही मेथड्स लिखे। इवन कि जब उन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी तो सालों तक वो पेंटिंग को चेंज करते रहे, उसमें बारीकियां ढूंढते रहे। यानी उनका माइंड एक नॉर्मल ह्यूमन माइंड से डिफरेंट था। जब उन्हें लगता था कि वो गलत है तो उसे जल्दी एक्सेप्ट कर लेते थे और अपनी थ्योरी को चेंज कर लेते थे। लियोनार्डो का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि मेक लिस्ट। जैसे कि हमने देखा कि लियोनार्डो के बारे में इतना सब कुछ इसीलिए पता चल पाया क्योंकि वो हर चीज को अपनी नोटबुक्स में लिखते थे, लिस्ट्स बनाते थे। हर वक्त वो लिखते रहते कि उन्हें क्या नया सीखना है। जैसे कि उनके नोट्स में लिखा हुआ था, मुझे सीखना है कि कौन सा पक्षी नीचे उतरते वक्त अपने पंख ज्यादा फड़फड़ाता है। मुझे सीखना है कि एक सर्कल को स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है अगर उसका एरिया सेम रखना हो। मुझे सीखना है कि हार्ट के वॉल्व कैसे काम करते हैं। मुझे देखना है कि ह्यूमन आई लाइट को कैसे देखती है और इस कॉन्सेप्ट को मैं पेंटिंग में कैसे यूज कर सकता हूँ। मुझे ह्यूमन फेस की मसल्स के बारे में जानना है। इवन कि एक बार उन्होंने लिखा था कि वुड पैकर की टंग को डिटेल में डिस्क्राइब करो। जस्ट इमेजिन, वुड पैकर की टंग में किसी को क्यों इंटरेस्ट होगा। एनीवेज, ऑथर के अकॉर्डिंग हमें लिस्ट पेपर पर बनानी चाहिए, ना कि फेसबुक या किसी ऐप पर। लियोनार्डो की नोटबुक उनके मरने के 500 साल बाद भी हमें इंस्पायर कर रही है, जबकि स्टीव जॉब्स, जिनकी डेथ रिसेंटली हुई, उनके पिछले 20 साल की सारी ईमेल्स भी ऑथर को नहीं मिल पाई थी। एंड बाय द वे, ये रिसर्च भी प्रूव कर चुकी है कि अगर हम अपने गोल्स लिस्ट में लिखते हैं तो ज्यादा चांसेस है कि हम उन्हें कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि लियोनार्डो को बहुत से लोग जीनियस मानते थे क्योंकि उनके पास कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत ही डिफरेंट फील्ड्स में एक्सट्रीम में गए, एक इंटरडिसिप्लिनरी इंसान बने। उन्होंने ना ही सिर्फ मोनालिसा की मोस्ट फेमस पेंटिंग बनाई, बल्कि ह्यूमन फ्लाइंग मशीन्स के बारे में भी डिजाइन्स थी। ह्यूमन मसल्स और बोन्स को भी अपने नोट्स में डिस्क्राइब किया। यहाँ तक कि पुल और वेपन्स के डिजाइन भी उन्होंने दिए। उनके काम करने के तरीके से हमने 4 लेसन सीखे, जिसमें सबसे पहला लेसन था कि बी एक्सट्रीमली क्यूरियस। जब हम बच्चे होते हैं तो हम हर चीज को जानना चाहते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारी वो क्यूरियोसिटी खत्म होती रहती है। हम खुद से सवाल ही नहीं पूछते कि कोई चीज कैसे काम कर रही है। लेकिन जीनियस लोग बड़े होके भी बच्चों की तरह क्यूरियस रहते हैं। उनका ब्रेन हर वक्त नई चीजों को जानना चाहता है कि वो कैसे काम करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि सीक नॉलेज फॉर इट्स ओन सेक। लियोनार्डो की सबसे खास बात ये थी कि उन्हें जो भी चीज अच्छी लगती थी वो उसके पीछे पड़ जाते थे, उसके बारे में जानना चाहते थे, फिर चाहे वो नॉलेज उनके फ्यूचर में काम आए या ना आए। यानी वो चीजों को प्लेजर के लिए पढ़ते थे। लेकिन दूसरी तरफ आइंस्टाइन भी थे जो थोड़े डिफरेंट थे। वो यूजलेस डेटा याद नहीं करते थे, उन्हें लाइट पे बहुत क्यूरियोसिटी थी, इसलिए वो सारा वक्त सिर्फ उसी टॉपिक पर देते थे। बट आई गेस शायद ये दोनों तरीके ही काम करते हैं। थर्ड पॉइंट में हमने देखा था कि रिस्पेक्ट फैक्ट्स, यानी पहले हमें फैक्ट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए और उसके बाद उस पर थ्योरी बनानी चाहिए। आजकल हर साइंटिफिक थ्योरी इसी तरीके से बनती है और शायद हमें ये कॉन्सेप्ट कॉमन भी लगे, लेकिन उस वक्त ये बहुत ही यूनिक था। फाइनली फोर्थ पॉइंट में हमने देखा था कि मेक लिस्ट। लियोनार्डो जो भी चीज करते थे, जिस चीज को भी सीखते थे, उसकी लिस्ट बना लेते थे।
उन्होंने अपनी लाइफ में 7,000 से ज्यादा पेजेस के नोट्स बनाए थे, जिससे स्कॉलर्स आज भी स्टडी कर रहे हैं। और इवन रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो हमसे कम गलतियां होती हैं और हम अपने गोल्स को जल्दी पा सकते हैं।